दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में गजब का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वीडियो में जो क्वालिफिकेशन का पार्ट है उसको स्किप मत करना, क्योंकि लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। एज ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड स्टूडेंट से क्या क्या डिमांड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इस नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट विद ग्रेजुएशन डिग्री एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सेक्शन ऑफिसर की 12 वैकेंसीज आई है एंड गाइस डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की 14 वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट की 25 वैकेंसीज आई है। हाईएस्ट पेड सैलरी पर यह वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह वैकेंसीज नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट हुआ है एंड गाइस इसका नोटिफिकेशन 23 फरवरी 2026 को आउट हुआ था, जिसमें नॉन एकेडमिक पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसमें जितनी भी वैकेंसीज है सभी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड गाइस परमानेंट पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल, जो भी कैंडिडेट है सभी अप्लाई कर सकते हैं एंड गाइस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। अब हम 1 बाय 1 करके सभी पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर की 12 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। इसमें पे लेवल 8 की आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी आपकी 1.25 लाख से ऊपर सैलरी रहेगी। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की 14 वैकेंसीज है एंड गाइस यहाँ पे पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। लगभग 80,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। असिस्टेंट की 2 यहाँ पे 25 वैकेंसीज आई है। पे लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी। लगभग 50,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट विद हाईएस्ट टीपीए सैलरी आपको जो मिलती है वह सैलरी मिलेगी। एंड गाइज इस पार्ट को छोड़ देना, ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 फरवरी 2026 को स्टार्ट हो गए हैं एंड गाइज 23 मार्च 2026 लास्ट डेट है। इस लिंक पर जाकर आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जैसे ही ज्वाइन करोगे वहां पे आपको लिंक प्लस नोटिफिकेशन ऑल डिटेल आपको वहां पे दिख जाएगी। अब जैसे कि मैंने बोला था वीडियो में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का पार्ट मिस मत करना गाइस, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की। इसमें लिखा है कैंडिडेट की जो एज है 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो भी एक्स सर्विसमैन है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का एज में छूट आपको नहीं दी जाएगी। यहां पे लिखा है आपके पास बैचलर डिग्री विद एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपके पास बैचलर डिग्री है विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इस पॉइंट को नोट करके रखो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जब पॉइंट आएगा तो ये आपके काम आएगा, क्योंकि मैं इस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है। किसी ने 5 साल में ग्रेजुएशन किया, क्या वो एलिजिबल है। किसी के मार्क्स इतने हैं, क्या वो एलिजिबल है। एंड गाइस इसका मतलब क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या हो। एंड गाइस इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया है, तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पे आपके पास नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए, इंग्लिश की होनी चाहिए एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा आपको नहीं देना है। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो ऊपर बताया सेम ही क्वालिफिकेशन है। एंड गाइस यहाँ पे असिस्टेंट के लिए उम्र में थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी इसमें एज भी आपकी सेम ही है। असिस्टेंट के लिए आपकी उम्र 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए एंड 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अपर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी बैचलर डिग्री विद एनी डिसिप्लिन से होना जरूरी है। सेम यहाँ पे नॉलेज हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की नॉलेज आपके पास होनी जरूरी है। अब अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो आप तीनों में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन फी प्लस के सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है कि जो है आप यहां पे लिखा है देखो कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई
मोर देन वन पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो मैंने ऊपर बताया वो आपको जो है सेपरेट बनना पड़ेगा, यानी तीनों के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तीनों के लिए फॉर्म फिल करेगा, तो उसको कितना पैसा देना है? देखो, अगर आप एक पोजीशन के लिए फॉर्म फिल करोगे और आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 500 रुपये प्लस के जीएसटी लगभग 600 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल है। लेकिन गाइस एसटी एससी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी फी पे नहीं करनी है। इन कैटेगरी में है तो पे नहीं करना है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपये प्लस के जीएसटी पे करना है। अगर आप तीनों पोजीशन के लिए फॉर्म फिल करोगे तो आप वही सेम 500 प्लस जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी को ऐड कर लेना। पॉइंट नंबर 5 ये थोड़ा ध्यान में पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 6 यहां पे थोड़ा ध्यान दे लेना। लिखा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 55% मार्क। डिग्री में आपके कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। इससे ऊपर है कि वेल एंड गुड, आप एलिजिबल ही हो। एंड गाइस और में लिखा है, यहां पे लिखा है फर्स्ट बैचलर डिग्री ऑब्टेन इन फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ट्रायल। आपने जो बैचलर डिग्री की है फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है, फर्स्ट ट्रायल में कंप्लीट किया है, यानी कोई आपका री ना हो डिग्री में, किसी ने अपने एग्जाम 2 बार ना दिया हो, तो ये ध्यान में देने वाली बात है। कभी आपके 500 रुपये लूट जाए, फिर आप मुझे बोलो कि आपने 500 रुपये लुटवा दिए, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये ध्यान में बातें रख लेना कि यहां पे जो है आपने कोई भी री अटेम्प्ट ना किया हो अपने सब्जेक्ट में, अपनी डिग्री में, और 55% से आपके ऊपर नंबर होने चाहिए। लेकिन गाइज यहां पे कुछ एसटी एससी को कंसेशन मिलता है 5% का, ठीक है, डिग्री में। ठीक है, अब 6 नंबर में लिखा है अपर एज रिलैक्सेशन। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है वह आपको मिलेगा। एसटी एससी को मिलती है 5 साल की छूट, ओबीसी कैटेगरी को मिलती है 3 साल की छूट। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बढ़ा के चल लेना। एंड गाइज रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख लेना, सारी डिटेल यहाँ पे लिखे है जो मैंने आपको ऊपर बताया। ये ध्यान में देने वाली बातें है, ठीक है, ये आप ध्यान दे लेना। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन। देखो, रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट दोनों में से जो है, स्किल टेस्ट हुआ तो नहीं हुआ ऐसा भी हो सकता है। स्किल टेस्ट क्या ही होगा, इसमें ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। टाइपिंग के बारे में कुछ बता नहीं, हालांकि जब हम सिलेबस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब पता चलेगा कि टाइपिंग होगी या नहीं भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था, ये वाला पॉइंट 20 नंबर पॉइंट आप पढ़ोगे मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट भी करोगे मेरी वीडियो पे नहीं तो किसी और की वीडियो पे करोगे आप। यहाँ पे लिखा है सेल बी ऑन प्रोविजन इन सच पोस्ट फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर एज पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड कंडीशन। देखो, ये 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड होता है। अगर आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होते हो जब भी 2 साल का होता है, यानी 2 साल के अंदर एज ए प्रोबेशनल आप काम करोगे। लेकिन भाई डे 1 से ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी फैसिलिटी मिलेगी, डे 1 से ही आपकी पूरी कंप्लीट सैलरी मिलेगी, डे 1 से ही आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। देखो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे पीएसयू कंपनी हो, किसी में 6 महीना, किसी में 1 मंथ प्रोबेशन पीरियड होता ही होता है। तो ये आप टेंशन मत लेना कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, फालतू की यहाँ पे बातें जो है मत अपने माइंड में लाना। यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन अपॉइंट परमानेंटली टू ए पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी, यानी परमानेंट पोस्ट, ठीक है, ये ध्यान में दे लेना। उल्टा सीधा दिमाग मत घुसाना अपने अंदर, ठीक है। कोई भी डीएटी भाई आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। बाकी डिटेल तो नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, जो डिटेल इंपॉर्टेंट है वह मैंने आपको बता दिया। एंड गाइज एग्जामिनेशन सेंटर एंड जब इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सिलेबस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।